हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल है। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद। जब हम बात कर रहे थे पिछली वीडियोस के अंदर, जो हमारी चल रही थी स्पेक्ट्रम बुक जो हमारी है, इसके अंदर हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट सेकंड के अंदर एडवेंट ऑफ यूरोप्स के अंदर, जिसमें हमने यहाँ तक जान लिया था कि किस तरह से पोर्तुगीज़ इंडिया में आए और डच किस तरह से इंडिया में आते हैं। फिर फर्दर वो अपना पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट भी करते हैं। ट्रेड जो हम देखते हैं ट्रेड की तरह से आते हैं इंडिया में, हालांकि वो पॉलिटिकल अपना आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं पॉलिटिकली इंडिया के अंदर। सो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी है जिसके जो इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों का राज स्टार्ट होता है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि 1856 के जो विद्रोह होता है उसके बाद से सीधा जो राज इंडिया के अंदर होता है वो ब्रिटिश क्राउन का हो जाता है। मतलब इंडिया ग़ुलाम रहता है 200 साल तक ब्रिटिशर्स का। तो वो शुरुआत किस तरह से इंडिया के अंदर होती है, क्या क्या इस तरह से स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या हम देखते हैं यहाँ पर मेन इवेंट्स होते हैं जिस वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं। तो शुरुआत में हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस्टेब्लिश नहीं होती। शुरुआत में क्या है कि भाई पोर्तुगीज़ इंडिया में आते हैं, डच आते हैं, यानी कि जो पोर्तुगीज़ हैं वो सीक्रेसी नहीं रख पाते सी रूट की इंडिया की तरफ जो आता है। इस वजह से क्या होता है, पर डच जो होते हैं वो इंडिया में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर एक टाइम आता है और एक पर्सन होते हैं फ्रांसिस ड्रेक्स। इनका एक वॉयज होता है, मतलब यानी कि जो जहाज़ों की फ्लीट होती है, जो शिप का जो बेड़ा होता है उसका सामना होता है यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर जो स्पेनिश कॉलोनीज़ होती हैं। ख़ासकर हम देखेंगे जो हमारा, जैसे कि हम ईस्ट वेस्ट में देखते हैं जिस तरफ अमेरिका वगैरह है, तो वहाँ पर क्या होता है, इनका सामना होता है कब 1588 के अंदर। ये क्या करते हैं, जो स्पेनिश आर्माडा होता है इसको ये हरा डालते हैं, स्पेनिश आर्माडा को हरा डालते हैं। तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रिटिश होते हैं उन लोगों में ऐसे कोई होता नहीं कि हम बहुत बड़ी नेवल पावर हैं, हमारे कोई कैपेसिटी है इस तरह की कि हम जो सी रूट हैं उनको ऑक्यूपाई कर पाएंगे, अपनी जो मोनोपोली है उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे यहाँ पर। मतलब कोई ऐसी स्पिरिट नहीं होती। मगर जब 1588 के अंदर फ्रांसिस्को ड्रेक का जो वॉयज होता है वो स्पेनिश आर्माडा यानी कि स्पेनिश वॉयज को, जो स्पेनिश फ्लीट होता है उसको डुबो देता है, बिल्कुल बर्बाद कर डालता है पूरी तरह से। तो जो ब्रिटिश होते हैं, जो इंग्लैंड के लोग होते हैं, उनमें एक इंकरेजिंग आ जाती है, इंकरेज हो जाते हैं वो कि हम भी अब जहाँ पोर्तुगीज़ डच जा रहे हैं व्यापार करने के लिए ईस्ट में, हम भी वहाँ पर जा सकते हैं। खैर यहीं पर इस चीज़ से क्या होता है, इनकरेज होता है। खैर इसके एकदम से तो कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो पाती। फिर यहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद जाके 1599 में 1599 में जो कई ब्रिटिश या फिर इंग्लिश जो अमीर लोग होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो अपना ग्रुप बनाते हैं जिसको वो नाम देते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स, यानी कि एडवेंचर्स मर्चेंट जो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इस तरह से कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है। अब जो कंपनी तो इस्टेब्लिश हो जाती है, मगर उस टाइम यूरोप में क्या होता है कि भाई कहीं पर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती थी, चार्टर मिलता था। आज भी ऐसा होता है कि परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस टाइम भी ऐसा ही था कि इनको परमिशन नहीं थी। मगर वहाँ पे जो हम देखते हैं कि भाई राजतंत्र था। तो वहाँ पर क्या होता है, 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ जो रानी होती हैं ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, वो पावर देती हैं, एक्सक्लूसिव राइट देती हैं, यानी कि सिर्फ वो राइट जो सिर्फ आपको दिया गया है, फिर कंपनी को राइट्स देती हैं। इस तरह से कंपनी का नाम बदलकर क्या हो जाता है यहाँ पर, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ में जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका व्यापार यहाँ पर, ठीक है, लंदन की तरफ से। अब ये ईस्ट इंडीज़ क्या है, अगर हम बात करें इसकी, तो ईस्ट इंडीज़ नॉट ओनली फॉर इंडिया सिस्टम, जो ये टर्म है इंडिया के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी सिर्फ यहाँ पर। इसमें जाकार्ता, जावा, या फिर हम देखें साउथ फार के अंदर जो भी आइलैंड है हमारे, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ये सब इसके अंदर आते थे उस टाइम के अंदर। ठीक है, अब जो एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे वो ये था कि भाई आपकी जो ईस्ट की तरफ जो भी सारा ट्रेड होगा उस पर आपकी मोनोपोली रहेगी। कब तक के लिए, 15 साल तक के लिए। यहाँ पर 15 साल तक के लिए आपकी मोनोपोली रहेगी। हालांकि यहाँ पे क्या होता है, मई 1609 के अंदर इसको बढ़ा दिया जाता है, बिल्कुल अनलिमिटेड हो जाता है, बिल्कुल इनडेफिनेटली जाता है। मतलब कभी भी आपकी ये ख़त्म नहीं होगी, अब सिर्फ मोनोपोली है वो सिर्फ आपकी ही आपकी रहेगी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से पहला कदम जो होता है इंडिया में आने का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का,
वो खुल जाता है यहाँ पर। इस कंपनी को ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जॉन कंपनी भी कहा जाता है यहाँ पर। खैर, अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो वॉयज आता है कंपनी की तरफ से, जो पहला वॉयज आता है इंडिया में, वो आता है, कौन लेकर आता है, 1601 में लेकर आते हैं सर जेम्स लुन्सकास्टर, और 1603 में वापस वो लौट जाते हैं 2 साल के बाद ही बाद। हालांकि यहाँ पर क्या चीज़ थी पहले ज़माने के अंदर कि डायरेक्ट ही लोग, बहुत से कंपनीज़ को ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट सिर्फ इंडिया में ही जाना है और इंडिया से ही व्यापार करना है। ज़्यादातर कंपनीज़ को क्या था कि भाई हम इंडिया में रुकेंगे, सामान इंडिया से लेंगे और जाके फिर साउथ में जाके बेच देंगे, यानी कि जहाँ पर जावा है, जकार्ता है, वहाँ जाके बेचेंगे सामान को अपना हम। ठीक है, तो वही चीज़ ये भी करते हैं, सर लुनकास्टर भी करते हैं ये चीज़ कि ये यहाँ पर इंडिया में आते हैं, इंडिया से सामान को लेते हैं, यानी कि जो सूरत का पोर्ट है हमारे सामान को लेते हैं और फिर अपनी फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं बंतम, जावा में। ठीक है, कब होती है, 1603 के अंदर ये वहाँ पर अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर डालते हैं और वापस लौट जाते हैं वहाँ से। ठीक है, फिर अब जब ये देखते हैं कि भाई अब इंडिया में आ चुके हैं, तो भाई ब्रिटिशर्स की तरफ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जावा में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर ली, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली उन्होंने वहाँ पर। अब इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक अपने फैक्टर को भेजते हैं, यानी कि अपने ऑफिशियल को भेजते हैं, जिसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है भाई अपने ज़माने के अंदर बहुत ही चालाक इंसान था। अपना जो ऑफिशियल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसके जगह आप देखें कि इसकी इतनी नीतियाँ ख़तरनाक भी थी बहुत ज़्यादा, और ये क्रूर भी इंसान था बहुत ज़्यादा, और यही कहीं ना से काफ़ी तक तरह से रिस्पॉन्सिबल भी है, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं हिस्सा लेता है इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को इस्टेब्लिश करने के अंदर। खैर, ये पहुंचता है 1609 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जहांगीर के दरबार में, जहां पर ये कहता है कि भाई हमें ज़मीन चाहिए सूरत में, अपना जो हमें व्यापार सेटअप करना है, अपनी फैक्ट्री सेटअप करने की ज़मीन चाहिए सूरत के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सूरत के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, सूरत के अंदर पहले से ही पोर्तुगीज़ होते हैं, पोर्तुगीज़ तो वहाँ से पहले से व्यापार कर रहे होते हैं, तो पोर्तुगीज़ भाई कोई क्यों चाहेगा कि उसके कंपटीशन की नहीं कोई इंसान वहाँ पर आके बैठे या कोई कंपनी आ जाए। तो पोर्तुगीज़ इसको अपोज़ करते हैं, जिसकी वजह से जहांगीर जो होते हैं वो इनको परमिशन नहीं देते सूरत में कंपनी को अपनी इस्टेब्लिश या फिर जो फैक्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जो जहांगीर हैं उन्होंने परमिशन क्यों नहीं दी, वो तो बहुत बड़े राजा देश के राजा थे, मतलब बहुत बड़ा उनका अपना एम्पायर, इतने पावरफुल थे। तो जवाब ये है कि भाई जहांगीर जो है ज़मीनी तौर पे मजबूत थे, मुग़ल जो थे ज़मीनी तौर पे मजबूत थे, मगर नेवी के अंदर वो मजबूत नहीं थे। यहाँ पर जो इंडिया का ट्रेड था, जितना भी समुद्री मार्ग था, ट्रेड था, सारा सी ट्रेड था, वो सारा का सारा किसकी मोनोपोली थी, वहाँ पर पोर्तुगीज़ की मोनोपोली थी। इवन यहाँ पर अगर कोई इंडिया से हज करने की जाता था सऊदी अरब, ठीक है, मक्का का जाता था हज करने की लिए, तो उसको पोर्तुगीज़ से ही परमिशन लेनी पड़ती थी सी रूट से होकर जाने के लिए। ठीक है, इसी वजह से जो हम देखते हैं जहांगीर थे वो दबाव में आ जाते हैं पोर्तुगीज़ के, और वो इनको देने की नहीं परमिशन मना कर डालते हैं, हम आपको परमिशन नहीं देंगे, आपकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होगी यहाँ पर। मगर जैसे हम बात कर चुके हैं पहले कि लुनकास्टर आते हैं 1601 के अंदर, 1603 में लौट जाते हैं, तो इंडिया से तो आते ही जाते हैं वो। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, सूरत ने अपना जो व्यापार है उसको स्टार्ट कर चुके होते हैं, मगर ट्रेडिंग पॉइंट बन जाता है, सामान लेते हैं वहाँ से, मगर फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होती। अब ये फैक्ट्री क्या होती है, ख़ास का सवाल यही उठता है। देखिए क्या है, जैसे जेम्स ये हैं कैप्टन हॉकिंस हैं, ये फैक्टर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। फैक्टर मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, सदर्न में इंडिया का नीचे का रीजन है हमारा, यहाँ पर एक तो जगह यहाँ पर है मसूलीपट्टनम है, ये कोचीन मान लीजिए, ये इधर से उठ के बस सूरत हो गया, यहाँ पर इधर गोवा हो गया। ठीक है, कंपनी ने बहुत सारे अपने ऑफिसर्स को भेजा, कंपनी तो एक है, एक इंसान यहाँ बैठ गया इस जगह पर सूरत में, एक यहाँ है गोवा में, एक इधर है, एक इधर है, तो जिसके कंट्रोल में ये वाला एरिया आएगा वो इस एरिया कहलाएगा फैक्टर, यानी कि एक तरह से ऑफिशियल है, कंपनी के अंडर रहते हुए उसी कंपनी का एक ऑफिसर है यहाँ पर। फैक्टर इसलिए है, और जिसका जो घर कहलाएगा वो कहलाएगी फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होगा, एक वेयर हाउस है, उसका एक दफ्तर होगा जहाँ पर उसके अपने ऑफिसर्स काम करेंगे और जो मजदूर वगैरह होंगे वो काम करेंगे। तो वो फैक्ट्री मेनली एक तरह का घर होता था फैक्टर का, यहाँ पर जो फैक्टर रहते थे उनका घर होता था वो यहाँ पर। ठीक है, अब ये बुक के अंदर इसको बांटा नहीं गया जिस तरह से मैंने बांटा है यहाँ पर, जो हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम में इसको नहीं बांटा गया इस तरह से। हालांकि बताया इस तरह से ही गया है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, अपने आप में इंडिपेंडेंट थी। इनके अपने अपने गवर्नर हुआ करते, जनरल हुआ करते थे वहाँ पर, जो वायसराय होते थे वो इंडिपेंडेंट से अलग अलग काम करती थी। बाद में इनको अलग कर दिया जाता है, मतलब मर्ज कर दिया जाता है इनको। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये अपना रूल भी इस्टेब्लिश करते हैं, अलग अलग से यहाँ पर स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है यहाँ पर। अब क्या है, जैसे बॉम्बे के बारे में बात करें, इन नवंबर 1611 हॉकिंस आगरा, मतलब 2 साल रहते हैं ये आगरा में और लेफ़्ट कर डालते हैं यहाँ पर। और जिस परमिशन के लिए जो मिशन होता है इनका कि भाई फैक्ट्री की ज़मीन मिल जाए सूरत में हमें, वो इनको नहीं मिल पाती यहाँ पर, ठीक है। बाद में क्या होता है, मसूलीपट्टनम के अंदर भाई जो अपनी फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं 1616 के अंदर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, हॉकिंस नहीं कर पाते, इसलिए चले जाते हैं वो इंडिया से वापस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि भाई अब पुर्तगीज़ से तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान थी, और जो मुग़ल एम्परर जहांगीर थे वही परेशान थे उनसे, पुर्तगीज़ की मोनोपोली से। इसी बीच क्या होता है कि 1612 के अंदर हॉकिंस के लौटने के बाद ही 1 साल बाद एक कैप्टन थॉमस बेस्ट होते हैं, जो उनका नेवल फ्लीट होता है, मतलब जो उनका वॉयज होता है, वो पोर्तुगीज़ को हरा डालता है सूरत के अंदर। सूरत के सी में जो जगह होती है समुंदर में, वहाँ पे हरा डालता है। इससे यहाँ पे जहांगीर जो है बड़े खुश होते हैं। वजह क्या है कि जहांगीर परेशान थे पोर्तुगीज़ से, उनको दिखा भाई मेरे दुश्मन को किसी ने हरा डाला, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने हरा डाला, तो ये मेरे दुश्मन नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। इससे खुश होकर जहांगीर इनको ज़मीन दे डालते हैं, कहाँ पर, सूरत में, कि अब अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करिए। कब, 1313 के अंदर। और फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है, इनका ऑफिशियल बनता है पहला थॉमस एडवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है। अब फैक्ट्री इस्टेब्लिश तो हो चुकी है, मगर यहाँ पर कोई ट्रीटी साइन अभी तक नहीं हो पाई। इसके लिए यहाँ पर 1615 के अंदर सर थॉमस रो, यही बड़ा ख़ास इंसान है, बहुत ही दिखाते हैं, भी मतलब बहुत तेज़ इंसान था अपने टाइम में। इसी टाइम से ये जो हम देखते हैं ट्रीटी होती है बंगाल की, वो साइन होती है जहांगीर के टाइम में। इसको भेजा जाता है कहाँ पर, जहांगीर के दरबार के अंदर। जेम्स फर्स्ट का ये रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है। जो जेम्स फर्स्ट हैं वो ब्रिटेन के राजा होते हैं उस टाइम, और ये 4 साल तक दरबार में रहता है जहांगीर के। ट्रीटी करने के लिए आता है कि भाई कोई ट्रीटी हो जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता यहाँ पर। मगर एक चीज़ का इसको फ़ायदा मिल जाता है, वो ये रहता है कि भाई आप अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर, आगरा में, अहमदाबाद में, भरूच में। अब ये जो भी हैं ये सारे नदी किनारे के, मतलब जो भी जगहें हैं यहाँ पर, जैसे आगरा नदी किनारे है ये, बाकी तो भाई ज़मीन पे ही मिले हुए हैं यहाँ पर जगह पे, मतलब कोई ऐसा ट्रेडिंग पॉइंट ख़ास इनको नहीं मिल पाता है यहाँ पर। और जो प्रिविलेजेस मिलते हैं इनको, मतलब ख़ास अधिकार मिलते हैं, वो उनको ये रहता है कि आप कुछ पैसा मुग़ल कोर्ट पे जमा करेंगे, मुग़ल ख़जाने में जमा करेंगे आप, बदले में आपको क्या रहेगा कि आप ट्रेड कर सकते हैं फ्री में। ज़मीन से आपकी जो हम देखेंगे कि जो कारवां जाएगा सामान लेकर, उसका आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा यहाँ पर। इतना इनको फ़ायदा मिल जाता है और बचता भी है इससे पैसा इनका। हालांकि रिश्वतखोरी तो बहुत ज़्यादा टाइम में थी, इनको देना पड़ता था पैसा वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि सूरत में कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, आगरा में, अहमदाबाद में, भरूच में इस्टेब्लिश हो गई। तो ये बॉम्बे किस तरह से इनके हाथ में आता है, ये सवाल ये उठता है यहाँ पर। 1662 के अंदर क्या होता है कि पोर्तुगीज़ रानी जो राजकुमारी होती है, प्रिंसेस होती हैं कैथरीन, ठीक है, और जो ब्रिटेन के जो इंग्लिश राजा होते हैं यानी कि चार्ल्स सेकंड, इनकी होती है शादी, आपस में शादी हो जाती है। अब जब शादी है तो भाई दहेज तो चलता था वहाँ पर, भी चलता था दहेज वहाँ पर। तो दहेज के तौर पर जो पोर्तुगीज़ हैं वो दे डालते हैं चार्ल्स फर्स्ट को बॉम्बे को, वो क्योंकि आप जानते हो कि बॉम्बे के 7 टापू थे, जिसको वो कैप्चर कर लेते हैं बाद में चल के, जो पोर्तुगीज़ होते हैं टापू, उसको जो वहाँ के राजा होते हैं उनके ज़रिए से, जिसको वो बॉम्ब बहाए कहते थे यहाँ पर पोर्तुगीज़। अब ये जब ये मिल जाता है कि इनको चार्ल्स सेकंड को और 2 साल बाद चार्ल्स फर्स्ट कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भाई आप ले लो ये, और साल के 10 पाउंड हमें देते रहना, इसके जो पैसे देने हैं हमें, साल के 10 पाउंड आप हमें देना, बाकी जो चाहो आप करना वहाँ पर। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि जो सूरत में उनकी जो हेड क्वार्टर होता है, जो पोर्ट का जो ट्रेडिंग हेड क्वार्टर होता है उनका, वेस्टर्न पोर्ट का, ठीक है, वो उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ पे ले आती है 1688-87 के अंदर बॉम्बे में लेके आती है। इस तरह से जो प्रेसिडेंसी होती है वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न इनकी, वो कहलाती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी।
ये बॉम्बे का हो गया। इस तरह से इनका कंट्रोल यहाँ पे बॉम्बे, गुजरात, सॉरी सूरत वगैरह पे इनका इस्टेब्लिश होता है। अब बात करते हैं हम मद्रास की। मद्रास में हम बात करें तो भाई जो मसूलीपट्टनम में है, 1616 के अंदर कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, फैक्ट्री इनकी यहाँ पर, ठीक है। बाद में क्या होता है, 1632 के अंदर सुल्तान ऑफ गोलकुंडा अब्दुल्ला कुतुब शाही इनको देते हैं परमिशन, गोल्डन फरमान देते हैं। मतलब भाई बहुत बढ़िया, मतलब जो फरमान के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं गोल्डन फरमान। इसके अंदर क्या होता है कि भाई आप हमें 500 पगोड़ा दीजिए। पगोड़ा मतलब मान लीजिए करेंसी थी उनकी, रुपया, 500 रुपया दीजिए आप हमें बदले में, और जो हमारी जितनी भी सारी पोर्ट से फ्री में यूज़ करिए आप इसको, बस 500 रुपये हमें दे दिए सालाना, ठीक है। फिर साथ में इनको एक एडवांटेज और कहीं से मिलता है, वो होता है चंद्रगिरी के जो राजा होते हैं वो इनको क्या कहते हैं, आप आइए कहाँ पर, मद्रास में आप अपना व्यापार शुरू करिए। और व्यापार शुरू करने के लिए उनको जगह मिलती है जिसमें आप यहाँ पर ये किला बनाते हैं, किलेबंदी कर सकते हैं आप वहाँ पर। और किला कहलाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो आज भी मौजूद है, इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। इंडियन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है इस्तेमाल करती है वहाँ को आज भी। और मद्रास प्रेसिडेंसी क्या होता है, इस तरह से इनका हिस्सा बन जाता है, और मद्रास क्या बन जाता है, हेड क्वार्टर। अब हम बात करें यहाँ पे बंगाल की। बंगाल क्या है कि भाई जब मुग़ल प्रोविंस के अंदर ये आता था बंगाल, तो उस ज़माने के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बंगाल का, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन बंगाल की, सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ पर, बंगाल में। तो बंगाल बहुत ज़्यादा एक रिच प्रोविंस था अपने आप के अंदर। और जो हम देखें मुग़ल सिस्टम में क्या था कि भाई जो मुग़ल थे राजा, वो तो सेंटर में बैठ गए, अब बचे क्या, सेंटर के अलावा क्या थी, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ थी, यानी कि सूबेदारी। तो सूबेदार के तौर पे वो अपने बेटों को भेज दिया करते थे वहाँ बन के, मतलब कोई बेटा हुआ भेज दिया बना के सूबेदार उसको, ताकि वो जो चलाना है देश को कैसे वही सीख पाएगा साथ में यहाँ पर। और जो चीज़ें हैं भाई वफादारी भी रहेगी, फिर अपनी अपनी यहाँ पर फ़ायदा भी रहेगा, अपना बेटा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1633 के अंदर कंपनी आती है बंगाल में, और ये व्यापार शुरू करती है हरिहरपुर में, अपने महानदा नदी के डेल्टा के पास में, ठीक है। फिर 1651 के अंदर ये जो सूबेदार और बंगाल होते हैं, जिनका नाम होता है शाह शुजा, बेटे होते हैं शाहजहां के, परमिशन लेते हैं उनसे ये कि हम बंगाल में रहते हैं, व्यापार करना। वो कहते हैं कि हाँ जी व्यापार करिए आप, बदले में हमें आप 3000 रुपये देंगे सालाना, इसके अलावा आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब यही जो फरमान इनको मिलता है, जिनको मतलब परमिशन मिलती है, आगे चल के जो फ़रुखियत आते हैं वो भी इसको मानते हैं, जब उसको अग्री कर डालते हैं तो वो कहलाती है यहाँ पर फरमान ऑफ फ़रुखियत, यानी कि गोल्डन फरमान ऑफ फ़रुखियत, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदेमंद रहता है किसके लिए, यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है यहाँ पर। जब परमिशन मिल जाती है इनको बंगाल में व्यापार करने की, तो कहाँ कहाँ ये फैक्ट्रीज़ खोलते हैं अपनी, हुगली में आप कहेंगे कि कैसे खोली इन्होंने, यहाँ पोर्तुगीज़ थे भाई, पोर्तुगीज़ को जो मुग़ल पावर थी, जैसे आप जान चुके हैं पोर्तुगीज़ थे, पहले से करते थे बंगाल के अंदर हुगली के ज़रिए से वो, तो मुग़ल फ़ोर्स ने उनको भगा दिया था वहाँ से, तो जगह खाली थी, तो ब्रिटिशर आ गए यहाँ पर। कासिम बाज़ार ही बहुत ज़्यादा ख़ास पॉइंट है यहाँ पर, इसलिए कि भाई कासिम बाज़ार पर सिराजुद्दौला हमला करते हैं हटाने के ब्रिटिशर्स को यहाँ पर, जब वो बात को मानते नहीं हैं उनकी। फिर इनके बीच क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, बैटल शुरू होती है, फिर चल के वो प्लासी की जंग शुरू होती है, और फिर भाई आप जानते हैं वो हारते हैं, फिर राज शुरू इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया डायरेक्ट सीधा। फिर अगस्त 1682 के अंदर भाई जो गवर्नर जनरल बनते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के अंदर फैले बंगाल के, वो जाते हैं शाइस्ता खान के पास। वो कहते हैं कि भाई हमें हुगली में करना है फोर्टिफिकेशन अपनी कंपनी का। शाइस्ता खान कहते हैं भाई किलेबंदी किस बात की, व्यापार करो तरीके से। आप जब किला बनाएंगे, आप दीवारें खड़ी कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो मकसद क्या है आपका, फोर्टिफिकेशन किस लिए था, बचाव करने के लिए और सामने वाले के ऊपर हमला करने के लिए। तो जो क्या करते हैं फिर भाई जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मानते नहीं, बहसबाजी होती है, लड़ाई चलती है। फिर 4 साल बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स को जो मुग़ल फ़ोर्स होती है वो भगा डालती है यहाँ से, हुगली से, यहाँ से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको लगता है कि भाई हम तो पावरफुल हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा, हम स्पेनिश को हरा के आ चुके हैं, हम डचों को हरा दिया, पोर्तुगीज़ को हरा दिया, तो हम इनको भी हराएंगे। यहाँ पर बदला लेते हैं कि क्या करते हैं, थाने के अंदर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, जो किला था मुग़लों का, उसके ऊपर हमला कर डालते हैं, हिजली में कब्ज़ा कर डालते हैं ये, ठीक है। और बड़ा सा जो किला होता है मुग़लों का, उसको बर्बाद कर डालते हैं यहाँ पर ये।
ठीक है। और जो मुग़ल फ़ोर्स होती हैं इनको बहुत ही मतलब जो सड़ा गला जो ख़राब जो इलाका होता है गंगा नदी का, मार के छोड़ डालती हैं इनको। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो ब्रिटिशर्स, आपने कहीं पढ़ा हो तो जानते होंगे आप, या फिर क्या आप नॉर्मल सी बात है ये देखते होंगे भाई, जब 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 आप किसी से लड़के जीत सकते नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, जो डिप्लोमेसी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं, कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ ये ब्रिटिशर्स करते हैं अपने एक जो ऑफिशियल होता है के ज़रिए से। इसका नाम होता है जॉब चेरनॉक। जॉब चेरनॉक बात करता है मुग़ल एम्परर से, भाई जो हमसे हो गई गलती होगी माफ़ी चाहते हैं उसके लिए हम, अब आप हमसे ट्रीटी कर लीजिए, हमें ज़मीन दे डालिए यहाँ पे, हम जहाँ पे हम अपनी अपनी जो फोर्टिफिकेशन है उसको नहीं करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे। ठीक है जी। जो मुग़ल जो होते हैं वो जब उस टाइम जो होते हैं वो औरंगज़ेब होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, मान जाते हैं यहाँ पर। खैर ठीक है, परमिशन मिल जाती है इनको व्यापार करने की, कहाँ पर, सुतनौती के अंदर, और ये अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर पाते हैं वहाँ पर 1691 के अंदर। पेमेंट सेम है, 3000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, जो ब्रिटिशर्स होते हैं फिर द्वारा इच्छा जागती है इनकी किलाबंदी करने की सुतनौती के अंदर, और इनको एक टाइम बड़ा अच्छा मिलता है, कब, जब बर्धमान का जो ज़मींदार होता है इसका नाम होता है शोभा सिंह, जो मुग़ल फ़ौज होती है उसके ख़िलाफ़ विद्रोह कर डालता है वो। अब इस टाइम मौका मिलता है ब्रिटिशर्स को तो वो किलेबंदी कर डालते हैं सुतनौती की यहाँ पर, ठीक है। अब बाद में क्या होता है कि जो औरंगज़ेब हैं वो मर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। जो मुग़ल रूलर्स आएंगे कमज़ोर हैं सारे के सारे। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन है मुग़ल पावर का, मतलब जो सूबेदार हैं वो आज़ाद हो रहे हैं यहाँ पर, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कमज़ोर होती है। तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है, जो सूबेदार होते हैं उनको दबाने के लिए वो कंपनी का सहारा लेते हैं, वो कंपनी को देते हैं परमिशंस बहुत सारी, बस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1200 रुपये के अंदर ज़मींदारी दे दी जाती है कि इनको, ब्रिटिशर्स को, कहाँ की, सुतनौती, गोविंदपुर और कालीकट, इसको कालीघाट कहा जाता था। ये 3 गांव थे, और इन 3 गांव को मिलाकर ब्रिटिशर्स बनाते हैं एक टाउन जो चलता है आगे चल के कहलाता है कोलकाता, कालीकटा, ठीक है। कालीकटा से बनता क्या है यहाँ पर, कोलकाता, जो आज के टाइम में कोलकाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पता क्या चलता है हमें, जब कोलकाता बनाया किसने, ब्रिटिशर्स ने। और नदी कौन सी थी यहाँ पे, महानदी, ठीक है, हुगली रिवर के बराबर में। अब जो किला बनता है वो कहलाता है फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, सॉरी, फोर्ट किला जी यारा, फोर्ट विलियम कहलाता है ये किला। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, हम एक पॉइंट आता है इसके अंदर, फरुखसियर का गोल्डन फरमान, ठीक है। 1715 के अंदर क्या होता है, जॉन सरमन जाता है मुग़ल कोर्ट में फरुखसियर के पास, ठीक है। वो उससे कहता है कि भाई जो हमारा जो आपका जो सूबेदार है वो कौन होता है, दिखाता हूँ मैं कौन सूबेदार है यहाँ का, आपका मुर्शिद कुली ख़ान। वो हमसे मांग रहा है बहुत ज़्यादा पैसे। पहले तो हम देखा थे 1700, मतलब पहले क्या था कि हम देते 3000 रुपये व्यापार करने के लिए। अब मुर्शिद कुली ख़ान हमसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं व्यापार करने के लिए। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम होती है कि मुर्शिद कुली ख़ान को दे चुके होते हैं फरुखसियर ऑटोनॉमी बंगाल की, कि आप आज़ाद हैं एक तरह से, मतलब जो मुग़ल रियासत है उसका हिस्सा तो हैं आप, मगर आपके पास खुद मुख्तारी है, स्वतंत्रता है आपके पास, ठीक है। बस आपको करना क्या है, हमें टैक्स दीजिए यहाँ पर। अब मुर्शिद कुली ख़ान कहते हैं भाई चंगा ही चंगा, सब कुछ बढ़िया, आज़ाद हूँ। तो वो क्या करते हैं कि जो सेंट्रलाइज जो पावर होती है मुग़ल पावर, उससे अलग होने लग जाते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं बंगाल के अंदर। और सेम कंडीशन होती है हैदराबाद के अंदर, जो निज़ाम होते हैं उनका भी ये कुछ हाल होता है, सही, वो भी ये कुछ कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो फिर फरुखसियर होते हैं वो जानते हैं भाई मैं तो कंट्रोल कर पाऊँगा नहीं डायरेक्टली, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ मैं यहाँ पर। तो वो इस्तेमाल करते हैं चालबाजियों का। इसमें क्या करते हैं वो कि हाँ जी हाँ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, हाँ व्यापार करिए, 3000 रुपये दीजिए, व्यापार करिए बंगाल के अंदर, परेशान करने के लिए मुर्शिद कुली ख़ान को। अब मुर्शिद कुली ख़ान है वो टाल सकते थे इस बात को, चाहे कितनी भी ऑटोनॉमी उनके पास थे तो वो कंट्रोल सूबेदार ही वहाँ के बंगाल के। इसमें क्या होता है, जो फरमान दिया जाता है उसके अंदर क्या कहा जाता है, उसके अंदर कंपनी व्यापार करेगी बंगाल के अंदर सेम पेमेंट के ऊपर 3000 रुपये सालाना, ठीक है। फिर कंपनी को एक पावर और दी गई दस्तक इशू करने की। दस्तक मतलब आप मान लीजिए एक तरह का कागज़, पर कागज़ दे दिया गया, जो कंपनी के जो व्यापारी होंगे, जो कंपनी के ऑफिशियल्स होंगे, वो उसको इस्तेमाल करेंगे जाते हैं रास्तों पे, ठीक है। जो टोल आएंगे, जो टोल प्लाजा, मतलब मानिए जो टोल
देने की जगह जो आएगी, नाकेबंदी जहाँ पर आएगी, तब को दिखाएंगे भाई हम कंपनी तरफ से हैं, ठीक है, तो हम टैक्स नहीं देंगे आपको, कोई टोल टैक्स नहीं देंगे। अब यहाँ पर क्या था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो अपना पर्सनल व्यापार भी करते थे यहाँ पर, तो वो उसका इस्तेमाल भी करते थे, मतलब भ्रष्टाचार अपने ही लेवल पे था पूरा। फिर कंपनी को क्या कहती परमिट मिला, जिन्होंने गोविंदपुर, ठीक है, सनौती, कालीकटा था, जो 3 जगह में थी, इनको ज़मीन की परमिशन मिली इनको कि आप ज़मीन को खरीद सकते हैं आसपास की। तो आप ये देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खूब ज़मीन खरीदती वहाँ की और एक्सपेंशन करती है उस जगह का यहाँ पर। अब जो हैदराबाद था वहाँ प्रॉब्लम यही थी सेम, कि जैसे भाई ये भी अपना आपको अलग कर रहे थे ब्रिटिश मुग़ल एम्पायर से। तो कंपनी जो फ़ारूक सियाच उन्होंने कहा कि भाई आपको आज़ादी है, हैदराबाद के अंदर व्यापार करिए, आपको कोई ख़ास टैक्स नहीं देना, ठीक है, पेमेंट दीजिए नॉर्मल वाली, ठीक है। सूरत के अंदर क्या था भाई, सूरत था भाई, वो तो हैदराबाद के अंदर था नहीं, तो यहाँ ज़्यादा टैक्स लगाया मुग़ल एम्पायर ने 10,000 रुपये का सालाना, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, 1717 के अंदर परमिशन मिलती है किसको, ब्रिटिश कंपनी को, कि भाई आप अपने सिक्के भी ढाल सकते हैं, और वो पूरे मुग़ल एम्पायर के अंदर माने जाएंगे यहाँ पर। कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो कहते हैं व्यापार हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो आपकी करेंसी है वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से ये ब्रिटिशर्स बंगाल प्रेसिडेंसी के बंगाल, मद्रास और मुंबई में किस तरह से इस्टेब्लिश हो चुके हैं, और जो पॉलिटिकल पावर है इनके पास आ चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि बीच में एक चीज़ और होती है यहाँ पर, ये तो हो गया इंडिया के अंदर। ब्रिटेन में क्या होता है इस टाइम, ब्रिटेन में क्या होता है कि भाई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको जॉन कंपनी कहा गया था, उससे कुछ लोग परेशान होते हैं यहाँ पर, और वो टाइम होता है इंग्लिश रेवोल्यूशन का, जो होती है 1688 के अंदर। इसमें एक पर्सन होते हैं, एक इंसान होता है, वो कंपनी बनाता है अपनी, सर विलियम नॉर्मिस, ठीक है, कंपनी बनाता है वो, और पहुँच जाता है कहाँ पे, औरंगज़ेब के पास, ठीक है। ये पहुंचता है वहाँ पर कि चाहता है भाई प्रिविलेजेस मिल जाए, कुछ अधिकार मिल जाए व्यापार करने के लिए, हालांकि ये फेल हो जाता है उसके अंदर, मगर ये कोशिश करता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो जॉन कंपनी है, उसको हरा दे, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, कंपटीशन होगा 2 कंपनी के अंदर और ब्रिटेन को नुकसान होता है। तो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट होता है, जो क्राउन जो रानी होती है, वो दबाव डालते हैं इसके ऊपर, क्या आप दोनों कंपनीज़ मिल जाइए, कंपटीशन आपस में मत करिए, ठीक है। और 1778 1708 के अंदर दोनों कंपनीज़ मिल जाती हैं, ठीक है, जॉन कंपनी और जो ये विलियम नॉर्मिस कंपनी होती है, और इस तरह से बनती है जो हम देखते हैं असली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया पर राज करती है 1708 से 1873 तक, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक देख लिया किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश करती है अपना, जो अपने फुट होल्ड किस तरह जमाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो देखिए आपने लास्ट तक तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।